सरकार इनडिसाइसिव है, सरकार को फैसले लेने में वक्त लगता है और चूंकि सरकार फैसला लेने में वक्त लगाती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि जो रेवेन्यू के स्रोत हैं, जहां से सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है, उन इंस्टीट्यूशंस पर कन्फ्यूजन और कियोस आ जाता है और नतीजा ये निकलता है कि दुकानों के शटर डाउन हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नई एक्साइज की पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2021 से जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी है, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो ऑलरेडी लिक्विड सेलर्स पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, जिनके पास दुकानें हैं, जिन्हें वेंड्स कहा जाता है, वो तमाम लोग उस नई एक्साइज पॉलिसी से नाराज़ हैं। वो इस नई एक्साइज पॉलिसी में कुछ रद्दोबदल, कुछ बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव को लेकर सरकार और जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट और सरकार और ये जो शराब के कारोबारी हैं, उनके बीच में तनातनी जम्मू कश्मीर में चल रही है। नतीजा ये कि लिक्वर के नए रेट, शराब के जो नए रेट्स 31 मार्च को अक्सर बेशतर आ जाते थे, या नई एक्साइज पॉलिसी जब भी अनाउंस की जाती है, उस एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद जो है रेट्स फौरन जो है रिवाइज किए जाते हैं और रेट लिस्ट इशू कर दी जाती है। चूंकि 31 मार्च 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी के ऊपर से पर्दा हटाया गया और 1 अप्रैल से उसको लागू किया गया है। एक्साइज पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। नतीजतन नए लिक्वर के रेट्स अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। इसीलिए आप आज अगर शराब की दुकान पे, वैसे तो शराब से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा, जो नहीं पीते हैं उनको बहुत मुबारकबाद, और जो लोग पीते हैं वो अगर छोड़ सकें तो वो बहुत अच्छा। इसीलिए आज शराब की दुकान के ऊपर जो लोग शराब ख़रीदने जा रहे हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि शराब तो हमारे पास है लेकिन हम बेच नहीं सकते क्योंकि अभी तक दाम तय नहीं हुए। दाम तय क्यों नहीं हुए? मेरी जानकारी के मुताबिक शाम तक रेट्स, रिवाइज रेट्स आने की आशंका है। शाम तक हो सकता है रेट्स आ जाएं, और शाम को अगर रेट्स आ जाते हैं तो शराब की बिक्री दोबारा से शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन दुकानों पर ये शराब की बिक्री होगी, उन दुकानों पर ये बिक्री सिर्फ 1 महीने के लिए होगी। 1 महीना यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये बिक्री होगी और मई 1 से बिक्री होना बंद हो जाएगी। मई 1 से बिक्री होना क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि मई 1 से पहले सरकार को ई ऑक्शन करना है। ई ऑक्शन के ज़रिए लोगों को मौका देना है कि उन्हें शराब का जम्मू कश्मीर में ठेका दिया जा सके। अब ये ई ऑक्शन, उसके लिए 1 महीना सरकार ने लिया है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर की सरकार को ये कहा था 1 महीना नहीं बल्कि आप 6 महीने का समय दें और 6 महीने के समय के बाद आप नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करें। लेकिन चूंकि अब ये तय हुआ है कि तमाम पॉलिसीज़, चाहे उसमें पब्लिक की रिजेंटमेंट हो, आम लोग उससे नाराज़ हों, उस पॉलिसी को लागू करना ही करना है। अगर सरकार ने कोई चीज़ तय की है, उस पॉलिसी को लागू करना ही करना है। आमतौर पर ये होता था कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती थी, जिन लोगों पर उस पॉलिसी का असर होता, उन लोगों से बात ज़रूर की जाती थी। उन लोगों को उस पॉलिसी का ड्राफ्ट दिया जाता था, उनसे उनकी रिजर्वेशन पूछी जाती थी, उनसे ऑब्जेक्शंस लिए जाते थे और उनके ऑब्जेक्शंस लेने के बाद हुकूमत अपने ड्राफ्ट को थोड़ा मॉडिफाई करती थी और मॉडिफाई करने के बाद उसको पब्लिक फ्रेंडली बनाकर, ट्रेडर फ्रेंडली बनाकर, बिजनेसमैन फ्रेंडली बनाकर उस ड्राफ्ट को पेश किया जाता था। अक्सर और बेशतर यही होता था। लेकिन अब जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर हैं, उनका ये कहना है कि ड्राफ्ट पॉलिसी आई भी, हमने अपनी रिजर्वेशन सरकार के समक्ष रखी भी, लेकिन सरकार ने उन रिजर्वेशंस को नज़रअंदाज किया और एक पॉलिसी मुरतब की, एक पॉलिसी लाई है, जिस पॉलिसी को लेकर उनका ये कहना है कि ये पॉलिसी किसी भी तरीके से एक अनएम्प्लॉयड नौजवान को एम्पावर नहीं करेगी, बल्कि इस पॉलिसी के ज़रिए भी मालदार आदमी, करोड़पति आदमी ही लिक्वर वेंड्स का जम्मू कश्मीर में काम कर सकेंगे। ये ऑक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा जिस आदमी के पास 5,25,000 रुपया होगा। अगर आपके पास 5,25,000 रुपया नहीं है तो आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब वो कैसे? इस पॉलिसी के अंदर
बिडिंग का जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने बिड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको अर्नेस्ट मनी 5 लाख रुपया जमा कराना है और 25,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है उसके लिए आपने 25,000 देना है। अर्नेस्ट मनी जो 5 लाख आप भरेंगे वो आपका बिड अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 25,000 रुपया जो है वो आपका रख लिया जाएगा। अगर आप बिड जीत जाते हैं, ई ऑक्शन का मतलब ये है कि ऑक्शन होगी, बोली लगेगी, जिसकी बोली और बोली दुकान दुकान के हिसाब से लगेगी। यानी दुकान अगर गांधीनगर में है तो गांधीनगर की एक दुकान की बोली लगेगी, जो उसमें सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसे वो दुकान 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना भी वक्त सरकार मुरतब करेगी उतने वक्त के लिए वो दुकान दी जाएगी। ये सरकार की पॉलिसी है। अर्नेस्ट मनी 5 लाख रुपया देना होगा। इसका मतलब 5,25,000 रुपये देकर आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद बोली लगेगी। मान लीजिए एक दुकान की कीमत 25 लाख रुपया आ जाती है, तो 5 लाख रुपया जो आपने अर्नेस्ट मनी दिया है, अगर आप बिड जीत जाते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। 25,000 रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी सरकार ने रेवेन्यू जमा करने का एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला निकाला है। आप 25,000 रुपया देंगे, 2,000 लोग पार्टिसिपेट करें, 5,000 लोग पार्टिसिपेट करें, 10,000 लोग पार्टिसिपेट करें बिडिंग में, वो 25,000 रुपया जो है वो सरकार के ख़जाने में जाएगा, सरकार के ख़जाने को और अमीर करेगा। और 5 लाख रुपया अर्नेस्ट मनी वो बिड में जो बिडर जीतेगा उसका 5 लाख रुपया बिड अमाउंट में एडजस्ट होगा, और बाकी लोगों को जो बिड हार जाएंगे उनको 5 लाख रुपया वापस दिया जाएगा। शराब के कारोबारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है, इस पॉलिसी में कुछ ऐसा नहीं है जिससे ये लगता हो कि सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। सरकार सीरियस है। जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में पहली लाइन है, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर सोशल कॉन्शियसनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिक्वर एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, टू एनकरेज ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो अल्कोहलिक कंटेंट बेवरेजेस, टू रैशनलाइज द नंबर ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड अदर लेवीज टू ऑप्टिमाइज रेवेन्यूज फॉर कॉमन गुड, टू चेक bootlegging smuggling of liquor in the Union Territory of Jammu and Kashmir from neighboring states, Union Territories, to provide choice of brands and places for consumption to its consumers and a level playing field to all the stakeholders। कहा यह जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। शराब के कारोबारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से है। वो ये कहते हैं कि जहाँ सरकार ये कह रही है कि उन्होंने नई पॉलिसी में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी इकदाम किए हैं, वहाँ एक इकदाम ये भी है कि पहले ही हर दुकान के लिए, हर वेंड के लिए बॉटल टारगेट और रेवेन्यू टारगेट फिक्स किया गया है कि आपको मिसाल के तौर पे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 19 साउथ ऑफ तवी में मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू पर शॉप 2,35,66,100 रुपया है और शराब की बोतलें हैं 1,10,300। यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 19 में कम से कम 2,35,66,100 रेवेन्यू आपको जनरेट करना ही करना है एक साल में, और 1,10,300 बोतलें एक साल के अंदर अंदर आपने कम से कम बिक्री करनी ही करनी है। और जो 2,35,66,100 का टारगेट है, ये वो टारगेट है जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपके लिए सेट किया है। यानी इतना पैसा आपने एक्साइज डिपार्टमेंट को देना ही देना है, और 1,10,300 बोतल शराब आपने बेचनी ही बेचनी है। ये शराब के कारोबारियों का कहना, मेरा कहना नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि जब आपने टारगेट फिक्स किया तो टारगेट को मीट करने के लिए कारोबारी क्या करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप चाहते हैं कि जम्मू के वार्ड नंबर 19 साउथ ऑफ तवी में 1,10,300 बोतलें शराब साल में बिकनी चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा बिकती है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। 2,35,66,100 रुपया कम से कम इतना रेवेन्यू तो आना ही आना चाहिए। जब आपने रेवेन्यू टारगेट फिक्स कर दिया, बोतलें कितनी बेचनी है वो फिक्स कर दिया, इससे शराब पीने वालों के नंबर में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये भी शराब के कारोबारियों ने बताया कि पहले हमें बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारी ड्यूटीज़, हम जब शराब खरीदते थे, खरीदने के बाद जब बेचकर 1 महीना ख़त्म हो जाता था तो अगले 15 दिन में हमको वो सारे पैसे जमा कराने होते थे एक्साइज डिपार्टमेंट के पास। लेकिन अब एडिशनल लाइसेंस फ़ी, असेसमेंट फ़ी, एडिशनल असेसमेंट फ़ी, राउंडिंग ऑफ फ़ी, ये सारे का सारा पैसा
शराब के कारोबारी कहते हैं शराब खरीदने से पहले हमको ये सारे का सारा पैसा जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ता है। ये पैसा जमा कराने के बाद जब हम शराब बेचते हैं, उसके बाद होलसेलर हैं, बाकी तमाम लोग हैं, वो बीच वाली जो चेन है, फिर जो आपका कारोबारी जो लड़का आपके दुकान पर काम कर रहा है, जो शराब बेचने का काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह है, जो लोग शराब एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में लेकर जाते हैं, ड्राइवर है, उसके बाद जिस गाड़ी में शराब आ जा रही है उस गाड़ी का खर्चा है, तेल है, पेट्रोल है, ये तमाम चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो कारोबारी के पास 5% के करीब करीब बचता है। अब वो 5%, उस 5% के लिए भी पहले ही उसको ये सारे खर्चे काट कर जो हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को वो पैसा देना पड़ता है, जो पैसा पहले एक्साइज डिपार्टमेंट को ये तमाम वेंड होल्डर्स, ये तमाम दुकानदार अक्सर और बेशतर 1 महीना शराब बेचने के बाद देते थे, अब वो भी पहले देना पड़ता है। तो जो नए कारोबारी इस फील्ड में आएंगे उनको भी ये तमाम चीज़ें पहले ही करनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आज शराब की दुकानों के ऊपर शराब की बिक्री इसलिए नहीं हो रही क्योंकि रेट अभी फिक्स नहीं हुए। सुबह से अभी तक गहमा गहमी एक्साइज डिपार्टमेंट में लगी हुई है, एक्साइज कमिश्नर भी लगे हुए हैं, और ये भी बड़ा अद्भुत होगा कि आप 1 अप्रैल को रेट फिक्स कर रहे हैं इन तमाम वेंट्स के लिए, जिन वेंट्स को आपने 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जिनका आपने ऑक्शन करना है, आप आज रेट फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद जब वेंट ऑक्शन हो जाएगी, ऑक्शन होने के बाद 1 मई से वहाँ पर जिस दुकान का मालिक आज कोई ए है, कल उस दुकान का मालिक कोई बी हो जाएगा, परसों उस दुकान का मालिक कोई सी हो जाएगा। उसे उसी रेट पर शराब बेचनी है जो रेट आज आपने तय किए हैं उन लोगों के लिए, उन वैन होल्डर्स के लिए जो इस वक्त इन दुकानों के मालिक हैं। उसके बाद ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपके पास दुकान अपनी होनी चाहिए। अगर आपके पास दुकान अपनी नहीं है तो आपको वैन नहीं मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, जो पार्टिसिपेट करेगा उसको पहले ये देखना है कि दुकान मेरे पास है कि नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग वेंड होल्डर्स अलग अलग किराए की दुकानों में हैं, उसमें जो बड़े कारोबारी हैं उनको तो ज़्यादा कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उन कारोबारियों के बहुत सारे और भी कारोबार हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी इस कारोबार में हैं जिनके पास इस एक दुकान के अलावा और कुछ है ही नहीं। और अगर जिस वक्त तो बिडिंग में जाते हैं, जाहिर सी बात है बिडिंग का साफ तौर पर मतलब ये होता है मेरी जेब में जितना पैसा है, एक दुकान की जब बोली लगेगी, वो जिस बोली पे दुकान जाएगी उस बोली पे वो दुकान आपको देनी है। तो आज जो उस दुकान का मालिक है, जो वही एक दुकान चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है, क्या वो कंपटीशन में खड़ा हो पाएगा? कौन देगा उसको वो 5 लाख रुपया? कौन देगा उसको वो 25,000 रुपया? ये तमाम सवाल जो हैं शराब के कारोबारी पूछ रहे हैं। और शराब के कारोबारी जो हैं वो एक बात और कह रहे हैं कि उसके अलावा जेके स्पेशल विस्की बोर्ड ऑफ एक्साइज, जिसमें मैंने आपको कहा कि उन्होंने भी एक टारगेट इनके लिए सेट किया है, उस टारगेट को भी मीट करना है। ई ऑक्शन को लेकर भी उन लोगों का ये कहना है कि जब आप ई ऑक्शन करेंगे तो इसमें बोली लगेगी तो उसमें डोमिसाइल होल्डर ही बोली लगा रहा है, इसकी क्या गारंटी है? हमने जम्मू कश्मीर में ये भी देखा है, इन्वेस्टर कोई होता है, चेहरा कोई और होता है, काम किसी का होता है, शक्ल मालिक कोई और होता है। तो क्या ये नहीं होगा? और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जब आप मुआवजा करते हैं तो शिकायतें ये आती हैं कि हमारे आस पड़ोस के प्रदेशों में नकली शराब बहुत बिकती है। जब उनको ये कहा जाता है कि नकली शराब क्यों बिक रही है, तो वो ये कहते हैं कि कारोबारी को अपना टारगेट जो है उस टारगेट को अचीव करना है। टारगेट अचीव करने के लिए कोई भी हथकंडा वो इस्तेमाल करेगा। और जिस आदमी ने शराब की एक दुकान ख़रीदने के लिए 50 लाख रुपया बिड में दे दिया, उसके बाद उसके पास वो दुकान वो वेंड 1 साल के लिए है, 1 साल में उसको वो 50 लाख भी निकालना है और उसके बाद प्रॉफिट भी निकालना है, अपने मुलाजिम की तनख्वाह भी निकालनी है, अपनी गाड़ियों का खर्चा भी निकालना है, होलसेलर को भी पैसा देना है और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट कमा के देना है। ये सारे काम उसको एक साथ करने हैं। और उसके बाद प्रॉफिट का मार्जिन भी आपने फिक्स कर दिया। जब प्रॉफिट का मार्जिन भी फिक्स हो गया तो कारोबारी के पास काम करने के लिए बचा क्या? और शराब पर प्रतिबंध लगाना, बिहार में प्रतिबंध है, गुजरात में प्रतिबंध है, अन्य कई प्रदेशों में प्रतिबंध है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने यह कहा कि अगर कभी भाजपा की सरकार यहाँ पर बनती है हम भी शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन क्या प्रतिबंध इस तरीके से लगेगा जब आप किसी भी काम के लिए टारगेट किसी को फिक्स करके देंगे कि जी आपका टारगेट है आपको दिन में 10 रुपये कमाने हैं,
वो 10 रुपये आप कहेंगे ईमानदारी से कमाने, अगर नहीं बने ईमानदारी से कमाने तो करेगा क्या वो? ज़रा ये भी सोचिए कि आप जब टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट फिक्स करने का मतलब ये हो गया कि आपने अगले को कह दिया कि भाई आपको इतना पैसा तो कमा के ही बताना है हमें, तो फिर क्या आपको लगता है कि ईमानदारी के साथ ये चीज़ हो पाएगी? और वो छोटे कारोबारी, जो छोटे कारोबारी इस कारोबार में बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, यानी उनकी खुद की मर्जी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं था, किसी तरीके से उनको शराब की एक दुकान मिली और वो एक शराब की दुकान, एक्साइज की शराब की दुकान चला रहे, अपनी नहीं चला रहे हैं। उनसे उनके हाथों में ही दुकान रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कितनी है? और जिन लोगों के हाथों से शराब की दुकानें जाएंगी, उन लोगों को एक्साइज डिपार्टमेंट क्या जवाब देगा? जिन लोगों ने अरबों रुपया आज तक एक्साइज डिपार्टमेंट को कमा कर दिया है, यानी एक्साइज डिपार्टमेंट को मुनाफा कमा कर दिया है, वो लोग ये तमाम बातें शराब के कारोबारी कह रहे हैं। क्योंकि हमारी शराब के कारोबारियों से जब बात हुई तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें कही। उन्होंने कहा अगर सरकार वाकई शराब को लेकर सीरियस है कि वो चाहते हैं कि शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में बंद हो, शराब का कारोबार कम हो, शराब जम्मू कश्मीर में कम बिके, तो क्या तरीका ये है कि आप कंपटीशन में सबको डाल दें, या तरीका ये है कि कोई ऐसा वाया मीडिया निकालें जिस वाया मीडिया से शराब का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में कम हो? और उसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ ये कारोबारी कहते हैं, ये कारोबारी कहते हैं कि आप किसी भी स्टेट को मॉडल स्टेट बताकर हमारे सामने लाइए और उस मॉडल स्टेट की मॉडल एक्साइज पॉलिसी हमें बताइए कि जिस मॉडल एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद किसी स्टेट में शराब का कारोबार बंद हुआ हो। जब तक आपने प्रतिबंध नहीं लगाया तब तक कारोबार बंद नहीं हुआ, और जिन राज्यों में प्रतिबंध भी है उन राज्यों में भी इलीगल शराब बिकती है। ये हम नहीं बल्कि अलग अलग विश्वसनीय नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स बताते हैं किस तरीके से बिहार में अवैध शराब बनती भी है और बिकती भी है, गुजरात में अवैध शराब बनती भी और बिकती भी है। तो साफ तौर पर यह कि अगर आपके पास कोई मॉडल स्टेट है, जिस मॉडल स्टेट का मॉडल एक्साइज पॉलिसी आपके पास है, उस मॉडल एक्साइज पॉलिसी को बताइए कि जी ये मॉडल एक्साइज पॉलिसी है, इस मॉडल एक्साइज पॉलिसी के तहत हम शराब का कारोबार जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार को कमज़ोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कारोबार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंद हो। उसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ इसमें है, वो ये है, कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ दुकानें दे दी, सरकार ने इस पॉलिसी में ये भी कहा है कि नई शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी, पुरानी ही दुकानें रहेंगी। कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात किसी भी वक्त ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते हैं। कर्फ्यू लगेगा, दुकान बंद होगी। अगर 15 दिन, 20 दिन, महीना दुकान बंद रहती है, या कोविड मान लीजिए प्रखर रूप से सामने दोबारा से आता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, उसके चलते अगर हमको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना दुकान बंद करनी पड़ी, उस 2 महीने के बाद जो रेवेन्यू टारगेट आपने हमारे लिए फिक्स किया है, उस रेवेन्यू टारगेट को हम लोग अगर अचीव नहीं कर सके तो आपने इंसॉल्वेंसी का क्लॉज डाल रखा है इसके अंदर। यानी आप जब किसी इवेंट के लिए लाइसेंस लेते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट करा के आपने इंसॉल्वेंसी का क्लॉज इसमें डाला है। नतीजा ये निकलेगा, एक कारोबारी आपसे कोई इवेंट लेगा जिस पर 2 करोड़ का मुनाफा जो है आपने तय कर रखा है। अगर वो बेचारा 2 करोड़ नहीं ला पाया तो जाएगा कहाँ? कंपटीशन से आउट होगा। कंपटीशन से आउट होगा तो और कितनी मुश्किलें उसकी बढ़ जाएंगी। तो ये सारी रिजर्वेशंस जो हैं वो शराब के कारोबारियों की हैं। उन्होंने अलग अलग माध्यमों से ये सारी रिजर्वेशंस लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाई, ये सारी रिजर्वेशंस जो हैं सरकार तक पहुंचाई, लेकिन सरकार अभी इन तमाम लोगों को लेकर खामोश है। सरकार सिर्फ ये कह रही है वो शराब के कारोबार में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं। जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो उस कारोबार में दीजिए जिस कारोबार से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों का भला होता हो, जिस कारोबार से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर होती हो, उस कारोबार में जिस कारोबार से अक्सर व बेशतर ये कहा जाता है कि शराब के कारोबार से लोगों के घर उजड़ते हैं। जो शराब पीने वाले लोग हैं, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में शराब कितना बड़ा जहर है। तो इस जैसे कारोबार में लेवल प्लेइंग फील्ड देना ताकि सभी लोग शराब के कारोबार में उतर आएँ और बेचना शुरू करें, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अजीब व गरीब चीज़ है। सिगरेट का पैकेट आप ख़रीदते हैं, सिगरेट का पैकेट जो सिगरेट की कंपनी बेचती है वही सिगरेट की कंपनी पैकेट के बाहर लिखती है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये इसी तरीके से कि शराब के कारोबार में आप लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, तो कारोबारी ये कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हम ये काम बिल्कुल मिनिमम मुनाफे पे करते हैं,
हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पॉलिसी के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट बदलाव है वो इम्पोर्टेंट बदलाव करे और ऐसा करे कि इस पॉलिसी के आने के बाद भी वो लोग जो जिनकी रोजी रोटी इसी कारोबार के ऊपर है उनकी रोजी रोटी पर असर न पड़े। बड़े कारोबारी करोड़पति कारोबारी आकर इन छोटे कारोबारियों को खा न जाएं। इन सब तमाम चीज़ों को आप सुनिश्चित करें। ये तमाम चीज़ें शराब के कारोबारियों की कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आज शाम तक रेट्स आते हैं, और अगर रेट्स आते हैं तो उसके बाद कब एक्साइज डिपार्टमेंट ई ऑक्शन के लिए अपने पोर्टल के ऊपर ई ऑक्शन के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दे देगा, और क्या ई ऑक्शन हो पाएगा, या क्या शराब के कारोबारी जो कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट के समक्ष ये सारे फैक्ट्स रखेंगे और कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि उनको कोई रिलीफ मिले, क्या कोर्ट उनको कोई रिलीफ देगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर आने वाले दिनों में हमारी नज़र होगी। जितनी भी चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई, ये हमने तमाम चीज़ें आप तक इसलिए पहुंचाई ताकि आपको ये बता सकें कि शराब के कारोबार को लेकर शराब के कारोबारियों की क्या रिजेंटमेंट है, क्या नाराज़गी है, वो सरकार से क्या चाहते हैं। और सरकार का पक्ष भी आपको बता दिया कि सरकार ये कह रही है कि इससे पहले जो शराब का कारोबार यहाँ पर हुआ, उस शराब के कारोबार में लाइसेंसों का आवंटन इस तरीके से किया गया कि जिसको दिल किया उसको लाइसेंस जो है वो पिछली सरकारों ने दिया। अपने मन मुताबिक जो है लोगों को शराब का लाइसेंस लोगों ने सरकारों ने बांटे। यहाँ तक कहा गया कि पीआरओ अपनी चिट लिख कर देते थे, पीआरओ की चिट के ऊपर जो शराब के लाइसेंस दिए गए। ये तमाम बातें जो हैं वो सरकार कह रही है। सरकार ने कहा इन तमाम इल्लीगैलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, अवैध शराब की बिक्री को ख़त्म करने के लिए, अवैध शराब की तस्करी को ख़त्म करने के लिए हमने नई पॉलिसी लाई है। लेकिन आखिर में क्या जम्मू कश्मीर में शराब की तस्करी होती है? क्या जम्मू कश्मीर में अवैध शराब बनती है? कितनी अवैध शराब बनती है, कितनी अवैध शराब बिकती है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस पर भी एक प्रेस नोट एक्साइज डिपार्टमेंट को ज़रूर इशू करना चाहिए।